Hello friends, welcome to English Study Point. Today in this lecture I am talking about psychoanalytical criticism, which is a part of literary theory. And before starting this I want to give you brief introduction about Sigmund Freud, or you can say I am giving in this lecture some sort of background of what psychoanalysis really means via telling about Sigmund Freud. So let's start. साइकोएनालिटिकल क्रिटिसिज्म मीन्स अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन ब्रेन। कि मतलब इससे क्या होता है, साइकोएनालिटिकल क्रिटिसिज्म का मतलब है कि हम जब भी एक ऑथर जो है जब वो टेक्स्ट लिख रहा होता है तो इस लिटरेरी थ्योरी की अप्रोच से जो है हम ऑथर के माइंड को जो है हम पहचान सकते हैं। साइकोएनालिटिकल क्रिटिसिज्म जो लिटरेरी थ्योरी की अप्रोच है। सो साइकोएनालिटिकल क्रिटिसिज्म मीन्स अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन ब्रेन, कि ह्यूमन ब्रेन को कैसे समझा जा सकता है। सेकंड कि मतलब जब भी मतलब ह्यूमन जो है जब उसका बर्थ होता है तो वो लैंग्वेज तो एकदम से नहीं एक्वायर करता, तो वो धीरे धीरे प्रोग्रेस करता है। सो हम जो है साइको एनालिटिकल क्रिटिसिज्म के थ्रू ये समझ सकते हैं कि एक इंडिविजुअल जो है फ्रॉम बर्थ टू हिज एडल्टहुड वो कैसे लैंग्वेज को सीखता है। Then Sigmund Freud was the author of was the father of psychoanalytical theory, कि सिगमंड फ्रॉइड को जो है फादर बोला जाता है साइको एनालिटिकल थ्योरी का, क्योंकि इन्होंने ही जो है साइको एनालिटिकल थ्योरी को जो है डेवलप किया था। साइको एनालिसिस फोकसेस ऑन द अनकॉन्शियस एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी। जो साइको एनालिटिकल जो अप्रोच है वो फोकस करती है कि ह्यूमन माइंड जो है वो 3 लेयर्स में डिवाइडेड है। पहला कॉन्शियस, दूसरा अनकॉन्शियस, दूसरा होता है प्री कॉन्शियस जिसे हम बोलते हैं सब कॉन्शियस, और तीसरा होता है अनकॉन्शियस। तो ये जो साइको एनालिटिकल थ्योरी है ये फोकस करती है ह्यूमन की अनकॉन्शियस यानी हिडन एस्पेक्ट ऑफ पर्सनालिटी को। सो इट वॉज इंट्रोड्यूस बाय सिगमंड फ्रॉइड इन द लेट 19th सेंचुरी, कि ये जो है सिगमंड फ्रॉइड ने इंट्रोड्यूस की थी लेट 19th सेंचुरी में। ही फोकसेस ऑन स्टडिंग ह्यूमन माइंड, जिसमें उन्होंने फोकस किया था कि एक ह्यूमन माइंड को, उनके डिज़ायर्स को, उनके ड्रीम्स को, उनके इमोशंस को और उनके रिलेशन को, जो उनका मतलब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड के रिलेशनशिप को कैसे समझा जा सकता है, वो जो है साइको एनालिटिकल थ्योरी के थ्रू जो है इन्होंने समझाया था। सो हाउ ह्यूमन्स रीड द टेक्स्ट एंड गेट द अंडरलाइंग मीनिंग। सो ये बताते हैं कि जब भी ह्यूमन बीइंग है वो एकदम से तो रीड नहीं करने लग जाता टेक्स्ट को। वो जब चाइल्डहुड से धीरे धीरे प्रोग्रेस करता है, मिडिल एडल्टहुड, फिर जो है कई सारे स्टेजेस आते हैं डेवलपमेंट के उनकी लाइफ में, तो वो जो है धीरे धीरे जो है टेक्स्ट को जो है कैसे रीड करता है और उसके हिडन मीनिंग्स को जो है कैसे अंडरस्टैंड करता है, जो कि ऑथर लिखता है इनडायरेक्ट वे में। तो ये सब कैसे पॉसिबल है वो बताते हैं सिगमंड फ्रॉइड अपनी इस साइको एनालिटिकल थ्योरी में, कि हाउ ह्यूमन रीड द टेक्स्ट एंड गेट द अंडरलाइंग मीनिंग विच द राइटर विल बी सेइंग नॉट डायरेक्टली। Then he says how we interpret the content of the dream in order to find the hidden meaning। फिर ये बोलते हैं कि मतलब कैसे पॉसिबल है ड्रीम्स को जो है, ड्रीम्स जो भी हमारे माइंड में जो चल रहा है उनको इंटरप्रेट करना, जो हिडन मीन साथ ही साथ जो है वो हिडन मीनिंग भी जो है क्रिएट करती हैं। सो ये कैसे पॉसिबल है, ये जो ये सारा जो है वो अपनी थ्योरी में बताते हैं, जो कि साइको एनालिटिकल थ्योरी है। देन वो पहला जो उनकी बुक्स है, पहली बुक है वो है ड्रीम्स एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ द ड्रीम, कि जो है ड्रीम्स जो हमारे माइंड में आती है उनको जो है हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं। तो इन इट लॉट ऑफ सिम्बल्स कैन बी इंटरप्रेटेड इन वेरियस वेज। तो ड्रीम्स के थ्रू क्या होता है, ड्रीम्स एक टाइप के जो है सिम्बल्स हैं जो हमारे माइंड में जो है मतलब डेली आते रहते हैं। सो उनको जो है ह्यूमन बींग्स जो है अलग अलग वे से जो है इंटरप्रेट करता है, डिपिक्ट करता है, रिप्रेजेंट करता है। देन सेकंड बुक जो है व्यू ऑफ द ऑथर है, तो इसमें वो बताते हैं कि इट फोकसेस ऑन अ टेक्स्ट एज द विंडो इनटू द माइंड्स ऑफ द ऑथर, कि जो टेक्स्ट है वो एक तरह का दरवाज़ा है जो कि हमें ऑथर के माइंड के बारे में बताता है। सो द टेक्स्ट एज अ डिस्प्ले ऑफ ऑथर्स साइकोलॉजी, कि जो टेक्स्ट है वो मतलब डिस्प्ले करता है कि ऑथर के माइंड में क्या चल रहा है। इंटरप्रेटिंग टेक्स्ट बिकम्स एक्सरसाइज इन फाइंडिंग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एविडेंस,
कि जैसे हम किसी टेक्स्ट को अगर साइको एनालिटिकल अप्रोच के थ्रू अगर रीड करते हैं, तो वो बता रहे हैं सिगमंड फ्रॉइड कि टेक्स्ट जो है हमारे लिए एक्सरसाइज, रीडर के लिए जो है टेक्स्ट एक्सरसाइज बन जाती है, जिसमें वो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मीनिंग को जो है ढूंढने की कोशिश करता है, और फिर उसे पढ़ने के बाद जो है वो समझता है कि ऑथर के जो है चाइल्डहुड, मतलब चाइल्ड पास्ट में जो है उसका पास्ट कैसे बीता, वो कैसे मेंटली अफेक्ट हुआ, और उसकी साइकोलॉजिकल इंस्टेबिलिटीज़ होने का क्या कॉज था, विच इज़ देयर इन द ऑथर्स माइंड। देन hidden desires and anxieties of the author when they actually look at work, कि हम जो है मतलब ऑथर के बारे में तभी जान सकते हैं जब ऑथर के हिडन डिज़ायर्स और उसकी एनजाइटीज़ को है तभी जान सकते हैं जब हम उस ऑथर के बारे में जो है पढ़ेंगे, मतलब उसके मतलब जो भी उसने लिखा है उसकी जो है थॉरो रीडिंग करने के बाद ही हम जो है ऑथर के हिडन डिज़ायर्स, उसकी एंग्जाइटीज़ को जो है एक्चुअली जो है हम उसके वर्क को पढ़ने के बाद ही समझ सकते हैं कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, उसके ये सब लिखने का, टेक्स्ट कंस्ट्रक्ट करने का क्या कारण था, उसकी इंस्टेबिलिटीज़ का क्या कारण था। ये सब जो है हम उसके वर्क को रीड करने के बाद ही पता लगा सकते हैं। दीज डिज़ायर्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन सोसाइटी, कि वो बताते हैं कि ये जो डिज़ायर्स हैं, जो उनकी इनर फीलिंग्स हैं, वो जो है सोसाइटी के सामने जो है हम डायरेक्टली नहीं पोर्ट्रे कर सकते। सो एक टेक्स्ट या फिर पोएट्री लिखना ही ऐसा वे है ऐसा वे है जिसके थ्रू जो है कोई भी पोएट या फिर कोई भी ऑथर जब वो टेक्स्ट या फिर कोई पोएट्री लिख रहा होता है तो उसमें जो है मतलब अपनी जो है फीलिंग्स को जो है वो डिपिक्ट करता है, डायरेक्टली तो वो नहीं एक्सप्रेस कर सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमने देखा है कि अमेरिकन पोएट एमिली डिकिंसन यूज़ अ क्रिएटिव आउटलेट, यानी आपने अगर एमिली डिकिंसन की पोएट्रीज़ को पढ़ा होगा तो आपने ये पाया होगा कि मतलब वो जो है अपने डिज़ायर्स के बारे में काफ़ी जो है बताती हैं पोएट्रीज़ के थ्रू। सो वो सिगमंड फ्रॉइड जो है यही बता रहे हैं कि दीज डिज़ायर्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन सोसाइटी, कि हम इन डिज़ायर्स को जो है, इनर फीलिंग्स को जो है डायरेक्टली तो बता नहीं सकते हैं सोसाइटी में। सो फिर मैं एक एग्जांपल है एमिली डिकिंसन का कि वो अपने क्रिएटिव आउटलेट मतलब अपनी फीलिंग्स, मन की फीलिंग्स को पोएट्री के थ्रू जो है रिप्रेजेंट करती थी। सो डिकिंसन लुक सेक्शुअल प्लेजर फ्रॉम पेन, कि वो जो डिकिंसन का जो है सेक्सुअल प्लेजर को देखने का ये नज़रिया था, पेनफुल नज़रिया था उन सेक्स लाइफ को देखने का, कि ये बहुत पेनफुल है। देन ट्रोमैटिक एपिसोड्स हैपेंड इन ऑथर्स लाइफ कैन बी सीन इन द टेक्स्ट एज वेल, कि मतलब अगर हम ट्रोमैटिक एपिसोड्स को अगर जानना है तो वो पोएट्री के थ्रू तो जान ही सकते हैं, साथ ही साथ हम टेक्स्ट के थ्रू भी जान सकते हैं। साइकोलॉजिकल मेकअप ऑफ द इंडिविजुअल कैरेक्टर्स माइंड विद इन द वर्क, ओके। देन जो सिगमंड फ्रॉइड ने जो है कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए हैं, आवर माइंड कैन बी, उन्होंने बताया है कि हमारा जो माइंड है ना वो 3 लेवल्स में डिवाइडेड है। पहला कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड क्या होता है कि जैसे आपने आइसबर्ग देखी होगी, तो जो आइसबर्ग का सबसे ऊपर वाला पार्ट है ना, नुकीला मतलब पॉइंटेड पार्ट, तो उसे जो है सिगमंड फ्रॉइड बोलते हैं कॉन्शियस माइंड है वो, जिसे हम मतलब जिसे हम देख सकते हैं। इट कुड बी सीन, इट लाइज एट द अपर लेयर ऑफ आवर माइंड, कि माइंड जो है 3 लेयर्स में डिवाइड है और सबसे ऊपर वाली लेयर जो है माइंड की उसे बोला गया है कॉन्शियस माइंड। इट कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन दैट अ पर्सन इज़ पेइंग अटेंशन एट एनी गिवन, मतलब ये जो है ये माइंड जो है वो इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है जो हमारे साथ प्रेजेंट में चल रही है। जैसे हमें टीचर जो है कॉलेज में लेक्चर दे रही है, तो अगर हम उन्हें सुन रहे हैं ना तो वो हमारा कॉन्शियस माइंड है। सो एवरीथिंग वी आर अवेयर ऑफ एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट, कि हम किसी भी चीज़ के बारे में जो मतलब जानते हैं इस टाइम पर, यानी इस पर्टिकुलर टाइम पे जो अभी हमारे साथ चल रहा है। इट कंप्राइजेज ऑफ अ वेरी स्मॉल सेक्शन ऑफ द एंटायर ब्रेन, कि ये जो है पूरे ब्रेन में से जो है सिर्फ कुछ पोर्शन को एक्वायर करते हैं, कॉन्शियस माइंड कुछ पोर्शन को एक्वायर करता है। देन सब कॉन्शियस या फिर प्री कॉन्शियस माइंड,
ये जो है कॉन्शियस माइंड के नीचे होता है, इट इज़ बीनीथ कॉन्शियस लेयर, और इसे बोला जाता है मिडल पोर्शन ऑफ द माइंड. इट स्टोर्स ऑल टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन बी इजीली ब्रॉट टू द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस वेन एवर रिक्वायर्ड. कि ये वो इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है कि मतलब हमें उस प्रेजेंट मोमेंट में तो याद नहीं है, बट अगर हमसे कोई कभी पूछा गया तो हमें याद आ जाती है. तो ये जो माइंड है ये उस टाइप की इन्फॉर्मेशन को जो है स्टोर करके रखता है जो कि फ्यूचर में काम आ सके. इट स्टोर्स फैक्ट दैट आर स्टोर विच आर नॉट कॉन्शियस बट आर अवेलेबल फॉर पॉसिबल यूज़ इन द फ्यूचर. जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया है, अ पर्सन विल नेवर थिंक. जैसे अगर मैं आपसे आपके घर का एड्रेस पूछती हूँ, मतलब ये सडनली पूछ रही हूँ मैं, मतलब सडनली पूछ रही हूँ मैं, और फिर आपको ये जो है इजीली रिकॉल कर दूँगी अगर मैं आपसे पूछूँगी. तभी एग्जांपल दिया, पर्सन विल नेवर थिंक ऑफ हर होम एड्रेस एट दैट मोमेंट, बट व्हेन हर फ्रेंड आस्क फॉर इट शी कैन ईजीली रिकॉल इट. कि मतलब क्या हुआ कि एक इंसान है, मैंने उससे जो है उसका होम एड्रेस पूछा. उसे उस टाइम तो याद नहीं होगा, बट जैसे जब मैं उसे याद दिलाऊंगी तब उसे उसका होम एड्रेस याद आएगा. सो यही सबकॉन्शियस माइंड का जो है फंक्शन है. देन अनकॉन्शियस माइंड जो होता है वो सबकॉन्शियस माइंड के नीचे होता है. यानी जो थर्ड लेयर होती है ना माइंड की, ये सबसे मतलब लास्ट वाला जो पोर्शन है उसे अनकॉन्शियस माइंड से जो है हम डिनोट करते हैं. सो इट लाइज बीनीथ सबकॉन्शियस माइंड. जैसे मतलब जो रिप्रेस्ड विशेस है, यानी जो अनफुलफिल्ड विशेस है, डिज़ायर्स है, फीलिंग्स है, मोटिव्स है, या फिर ड्राइव टू सेक्स एंड एग्रेशन है, ये सारा जो है ये अनकॉन्शियस माइंड में, मतलब अनकॉन्शियस माइंड में जो हमारे होता है. आवर बिहेवियर इज़ ड्यू टू दिस लेयर ऑफ आवर माइंड. कि जैसा भी हमारा जो बिहेवियर है वो वो इस अनकॉन्शियस माइंड की वजह से है. वॉट एवर वी डू एंड बिहेव इज़ डिटरमाइंड बाई फोर्सेज रिसाइडिंग. कि हम कुछ भी करते हैं, कैसे भी बिहेव करते हैं, वो सारा जो है हमारे अनकॉन्शियस माइंड के थ्रू हो रहा है. इसीलिए होता है क्योंकि वो मतलब अनकॉन्शियस माइंड जो है हमें गाइड करता है कि इस तरह से जो है हमें करना चाहिए, इस तरह से बिहेव करना चाहिए. सो वॉट एवर वी डू एंड बिहेव इज़ डिटरमाइंड बाई फोर्सेज रिसाइडिंग इन आवर अनकॉन्शियस माइंड. सो अनकॉन्शियस माइंड ही एक कॉज है लोगों के एबनॉर्मल बिहेवियर या फिर उनकी मेंटल इलनेस होने का. देन उन्होंने सिगमंड फ्रॉइड ने जो है 3 पार्ट सिस्टम ऑफ ह्यूमन साइकी को बताया है, ह्यूमन साइकी को, कि ये 3 तरह की होती हैं ह्यूमन साइकी. देन पहला है फर्स्ट ईड, ईड. इट इज़ प्रिमिटिव एंड अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ अवर पर्सनैलिटी. कि ये जो सबसे पहली जो है अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ अवर पर्सनैलिटी है. देन इट इज़ बेस्ड ऑन डिज़ायर टू सीक इमीडिएट सेटिस्फैक्शन. कि ये जो है ईड मतलब लोगों को जो है ह्यूमन बींग्स को गाइड करती है कि नहीं इमीडिएटली हमें जो है सेटिस्फैक्शन चाहिए. जैसे बच्चा है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर एग्ज़ाम्पल दूँ, जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो उन्हें हम लोग समझा नहीं सकते. अगर उन्हें चॉकलेट दिख गई दुकान में तो वो बोलेंगे कि हमें अभी के अभी दिलाओ, मतलब उन्हें इमीडिएट सेटिस्फैक्शन चाहिए. तो यही है कि इट इज़ बेस्ड ऑन डिज़ायर टू सीक इमीडिएट सेटिस्फैक्शन. देन इट डज़ नॉट ग्रास्प ऑन एनी फॉर्म ऑफ रियलिटी और कॉन्सिक्वेंस. कि ये जो है ईड जो है लोगों को मतलब रोकती है कि मतलब रियलिटी को मत जानो, या फिर उनके मतलब जो भी तुम गलत कर रहे हो उसके कॉन्सिक्वेंसेस से मतलब लोगों को अवेयर नहीं करवाती. ये मतलब रियलिटी से भी लोगों को दूर रखती है, और साथ ही साथ अगर लोग जो है गलत काम कर रहे हों तो उनके कॉन्सिक्वेंसेस से भी इनको अवेयर नहीं करवाती. तो यही लिखा है कि डज़ नॉट ग्रास्प ऑन एनी फॉर्म ऑफ रियलिटी और कॉन्सिक्वेंसेस. फ्रॉइड सेज दैट सम पीपल आर कंट्रोल्ड बाई ईड. मतलब फ्रॉइड का ऐसा कहना है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो है जिनको जो है ईड कंट्रोल करके रखता है. बिकॉज ये जो है लोगों को एंगेज करती है, उनकी नीड को सेटिस्फाई करती है, और उनको मतलब ये नहीं बताती कि वो क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत कर रहे हैं. ईड का ये काम है. और ये जो ईड है ये बर्थ से ही प्रेजेंट होती है, मतलब ह्यूमन बींग्स के अंदर. इफ़ द माइंड वॉज सोली गाइडेड बाय द ईड, तो फ्रॉइड बताते हैं कि अगर माइंड जो है ईड से चलता है, अगर इंसान का जो माइंड है
ईड से चलता है, आईडी से, तो इंडिविजुअल वुड फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू वेट पेशेंटली। तो फिर क्या होगा, अगर ह्यूमन माइंड जो है अगर ईड से चलता है तो मतलब ह्यूमन बीइंग जो है उसे जो है पेशेंस नहीं होगी। वो जो है कोई भी चीज़ को अगर पाना चाहेगा ना तो उसे इमीडिएटली वो चीज़ को पाना चाहेगा। जैसे कि मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि एट अ रेस्टोरेंट वाइल, मतलब अगर एक इंसान है, अगर वो रेस्टोरेंट में जाता है और उसे वो हंग्री फील कर रहा है, मतलब बहुत भूखा है, तो अगर वो ईट से चल रहा होगा तो वो क्या करेगा, उसके मतलब जब तक खाना नहीं आया ना रेस्टोरेंट में, तो अगर उसके मतलब जो सामने बैठा होगा ना तो वो उनका फूड जो है खाने की कोशिश करेगा। तो ये इतना मतलब उतावला हो जाएगा कि मतलब उसे खाना चाहिए तो अभी ही चाहिए। सो यही कहने का मतलब हुआ, if the mind was solely guided by the id, individual would find it difficult to wait patiently at a restaurant while feeling hungry. They grab food from neighboring tables. देन सुपर ईगो के बारे में सिगमंड फ्रॉइड बताते हैं कि इट इज़ द पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डीलिंग विद द रियलिटी। कि सॉरी, ये सुपर ईगो नहीं है, ये ईगो है, सिर्फ ईगो है। इट इज़ दैट पार्ट ऑफ पर्सनालिटी दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डीलिंग विद द रियलिटी। कि ईगो जो है ह्यूमन माइंड की जो है ऐसी पर्सनालिटी बनाता है कि मतलब उन्हें जो है रियलिटी से जो है डील करवाता है ह्यूमन बींग्स को। वो कहता है कि ये जो है रियलिटी में जियो, रियलिटी से कन्फ्रंट करना सिखाता है ईगो। ये ईगो वो वाला ईगो नहीं है प्राइड वाला, ये ईगो जो है ह्यूमन माइंड से रिलेटेड है। तो ये जो है इट इज़ दैट पार्ट ऑफ पर्सनालिटी कि ये जो ह्यूमन माइंड की ऐसी पर्सनालिटी है जो ह्यूमन बींग्स को जो है रियलिटी से डील करवाती है। और इसे बोला जाता है इट इज़ कॉन्शियस एंड लॉजिकल पार्ट। कि ये जो पार्ट है, ईगो जो पार्ट है, ये कॉन्शियस और लॉजिकल पार्ट है जो कि ह्यूमन बींग्स को गाइड करता है कि जो भी तुम्हारे सामने सर्कमस्टांसेस हो उसे विद कॉन्शियसनेस के साथ या फिर लॉजिकली डील करना सीखो। इट अवेयर्स दैट नॉट ऑल ड्राइव्स कैन बी मेट एट अ गिवन टाइम। कि ईगो जो है ह्यूमन बींग्स को जो है अवेयर करती है कि हर एक इच्छा तुम्हारी जो है इमीडिएटली पूरी नहीं हो सकती। देन इट टेक्स इन टू अकाउंट एथिकल एंड कल्चरल आइडियाज़ टू बैलेंस ओरिजिनल डिज़ायर्स इन द ईड। कि मतलब ये जो है ईगो जो है मतलब ह्यूमन बींग्स को गाइड करती है कि जो भी मतलब सोसाइटी में जो है एथिकली और कल्चरली आइडियाज़ को जो है बैलेंस करते हुए जो है अपने डिज़ायर्स को रखो। कि जो मतलब इच्छाएं रखो, इमीडिएट सेटिस्फैक्शन पाने की जो है कोशिश मत करो। ईट जो है लोगों को जो है कन्फ्रंट करवाती है कि ये रियलिटी है। यहाँ पे जो है इमीडिएटली जो है कुछ भी मतलब अपनी सेटिस्फैक्शन मत रखो, इमीडिएटली सेटिस्फाई कर मतलब अपने माइंड को सेटिस्फाई मत करो। ये सब जो है ईगो ही करवाता है। देन सुपर ईगो, ये जो है ये सुपर ईगो जो है ये ऑपरेट ऑन मोरल प्रिंसिपल्स पर ऑपरेट होती है। और ये जो है ह्यूमन बींग्स को जो है अवेयर करवाती है कि सोसाइटी में क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है, क्या गलत है। इट इनकॉर्पोरेट मॉरल्स ऑफ द सोसाइटी। तो ये जो है मतलब ह्यूमन बींग्स के अंदर जो है इनकॉर्पोरेट करती है कि सोसाइटी के क्या मॉरल्स है, ह्यूमन बींग्स को उन मॉरल्स को फॉलो करते हुए जो है कैसे चलना चाहिए। बिलीव्स दैट वी शुड डू द मॉरल थिंग्स। कि मतलब ये जो है इंसान को जो है विश्वास दिलाती है या फिर उन्हें मतलब गाइड करती है कि जो है कि हमें जो है मॉरल थिंग्स को जो है करना चाहिए। देन इट अलाउज माइंड टू कंट्रोल इम्पल्सेस दैट आर लुक डाउन अपॉन मोरली। कि ये जो है ईड की तरह मतलब लोगों को गाइड करती है। जैसे ईड गाइड करती है मतलब कुछ भी मतलब जैसे हमें इमीडिएटली सेटिस्फैक्शन चाहिए तो ईड का काम हो गया इमीडिएटली सेटिस्फाई करना है तो करना ही है। बट ये जो सुपर ईगो है ये मतलब लोगों को मतलब कहती है कि मतलब ये जो है सुपर ईगो जो है ह्यूमन बींग्स को गाइड करती है कि उन मतलब अपने इम्पल्सेस को जो है कंट्रोल करना सीखो और उन इम्पल्सेस को मतलब मत फॉलो करो जो कि सोसाइटी की तरफ से नीचे देखे जाते हैं, मतलब गलत
देखे जाते हैं कि उन चीज़ों को मत मतलब तुम लोग फॉलो करो। ऐसा सुपर ईगो जो है ह्यूमन बींग्स को गाइड करती है। अगर ये नहीं होगी तो जो है लोग जो है एग्रेशन के साथ एक्ट करने लग जाएंगे और जो है इमोरल बिहेवियर को जो है फॉलो करने लग जाएंगे, बिकॉज माइंड हैव नो अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि जो माइंड के अंदर कोई अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होती गलत और सही की, तो जो है सुपर ईगो ही जो है हेल्प करती है। तो अगर हमें जो है नॉर्मल पर्सनालिटी को अगर बनाना है तो ईगो और सुपर ईगो को जो है बैलेंस करके रखना पड़ेगा। देन साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। अब जो है सिगमंड फ्रॉइड ने जो है 5 साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट बताया है। पहली जो है अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड, चिल्ड्रंस प्लेजर सीकिंग अर्जेस गवर्न बाय द ईड आर फोकस्ड ऑन डिफरेंट। सिगमंड फ्रॉइड बताते हैं कि एक चाइल्ड है, उसकी जो प्लेजर लेने की जो अर्ज होती है, जो कि ईड जिसे गवर्न करके रखता है, तो वो जो है चाइल्ड के जो है डिफरेंट एरियाज़ में पाई जाती है, जिसे बोला जाता है इरोजनस जोन। और इरोजनस जोन जो है माउथ में प्रेजेंट रहती है, एनस में प्रेजेंट रहती है, उसके जेनिटल्स में प्रेजेंट रहती है। अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड, चिल्ड्रंस प्लेजर सीकिंग अर्जेस गवर्न बाय द ईड आर फोकस्ड ऑन डिफरेंट एरियाज ऑफ द बॉडी कॉल्ड as erogenous zone such as mouth, anus, genitals etc. एंड गाइस मतलब लिबिडो जो है सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअली अट्रैक्ट मतलब लिबिडो जो है वो सेक्सुअल गाइस मतलब सिगमंड फ्रॉइड का कहना है कि जो सेक्सुअल अट्रैक्शन है वो सिर्फ मेल और फीमेल में नहीं होती, ये बचपन से चाइल्ड के अंदर प्रेजेंट होती है। वो कैसे होती है वो उन्होंने जो है अपनी 5 स्टेजेस में बताया है। पहला होता है ओरल स्टेज। ये जो है बर्थ से फर्स्ट ईयर तक होती है, जिसमें इन्फेंट ऑब्टेन सेंशुअल प्लेजर फर्स्ट बाय सकिंग एंड लेटर बाय बाइटिंग। तो क्या होता है फर्स्ट स्टेज में जो है उसे मतलब सेक्सुअल प्लेजर जो है चाइल्ड को कैसे मिलता है, मतलब अपनी मदर के जो है ब्रेस्ट को सक करके या फिर अपनी मदर के जो है ब्रेस्ट को बाइट करके, तो वो जो है सेंशुअल प्लेजर को जो है ऑब्टेन करता है। सेकेंड इज़ सेंटर ऑफ लिबिडो इज़ माउथ। तो इसमें क्या होता है ओरल स्टेज में जो है लिबिडो का जो सेंटर होता है वो माउथ होता है। माउथ एक तरह का सेक्सुअल ऑर्गन है अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड। अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड, माउथ रिप्रेजेंट फर्स्ट सेक्स ऑर्गन फॉर प्रोवाइडिंग प्लेजर। सिगमंड फ्रॉइड बताते हैं कि माउथ जो है पहला सेक्स ऑर्गन है जो कि चाइल्ड को जो है प्लेजर प्रोवाइड करता है। कैसे? बाय सकिंग एंड बाय बाइटिंग हिज मदर्स ब्रेस्ट। देन दे डिज़ायर देयर मदर्स ब्रेस्ट, और बाय मतलब वो अपनी जो एक बच्चा है वो अपनी सेक्सुअल अर्जिस को कैसे पूरा करता है, एक तो अपनी माँ की जो है ब्रेस्ट को सक करके एंड देन बाइट करके। दे डिज़ायर देयर मदर्स ब्रेस्ट, और बाय पुटिंग, और क्या करता है अपने मुंह में जो है कैंडी डालकर जो है अपनी जो है सेक्सुअल अर्जिस को जो है पूरा करता है। इफ़ अ चाइल्ड्स ओरल नीड्स आर नॉट मेट ड्यूरिंग इन्फेंसी, तो अगर जो है इन सब को रोक दिया गया, अगर उनकी अर्जिस को पूरा नहीं किया गया चाइल्ड की इन्फेंसी के टाइम पे, तो क्या होगा उनकी नेगेटिव जब वो बड़े होंगे तो उनके अंदर जो है एक गलत हैबिट हो जाएगी, या तो वो नेल बाइटिंग करने लग जाएंगे या वो अपना थंब सक करेंगे ताकि उनकी जो नीड्स है वो पूरी हो जाए। देन सेकेंड स्टेज जो सिगमंड फ्रॉइड ने बताई है वो एनल स्टेज है। ये 1 से 3 इयर्स तक जो है एग्जिस्ट करती है एक चाइल्ड के अंदर। तो इसमें क्या होता है उनका इंटरेस्ट जो है माउथ से शिफ्ट होकर जो है एलिमिनेशन की तरफ आ जाता है। तो रीजन अराउंड जो उनके एनस का जो एरिया होता है वो इस समय पर जो है सेंसिटिव हो जाता है, और मतलब कि उनके अंदर ये समझ नहीं होती जब भी मतलब टॉयलेट आता है तो वो उसे होल्ड करके रखें या फिर उसे मतलब टॉयलेट को जो है होने दें। आपने चिल्ड्रंस के अंदर देखा होगा। तो यही है रीजन अराउंड एनस बिकम हाईली सेंसिटिव टू द स्टिमुलेशन ऑफ होल्डिंग एंड लेटिंग गो। प्राइमरी फोकस इज़ ऑन कंट्रोलिंग ब्लैडर एंड बॉवल मूवमेंट्स।
इसमें जो है फोकस रहता है चाइल्ड की जो है मतलब कि वो मतलब अपनी ब्लैडर या फिर बॉवल मूवमेंट्स को जो है कंट्रोल करके रखें। इस टाइम पर जो है चिल्ड्रंस को जो है पेरेंट्स ट्रेनिंग देते हैं कि वो अपनी बॉडीली नीड्स को जो है कैसे कंट्रोल करके रखें। तो उन्हें टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है कि मतलब उसे हर कहीं पे जो है टॉयलेट नहीं कर देना चाहिए, मतलब उन्हें जो है प्रॉपरली जो है वॉशरूम्स में जाकर जो है उन्हें सिखाया जाता है। उनके अंदर जो है ये हैबिट को जो है पेरेंट्स क्रिएट करते हैं, इनकलकेट करते हैं उनके अंदर। देन थर्ड जो स्टेज है वो फैलिक स्टेज है, जो 3 से 6 ईयर्स के तक के बच्चों में मतलब प्रिवेल करती है। चाइल्ड ग्रो मोर इंटरेस्टेड इन जेनिटल्स, तो उन्हें जो है अपने जो जेनिटल्स यानी जो उनके बॉडी ऑर्गन्स हैं उनमें ज़्यादा जो है इंटरेस्ट आने लगता है। तो इस टाइम पे वो जो है डिफरेंसेस को जो है फाइंड आउट कर लेते हैं कि वो जो है एक मेल है, मतलब बॉयज़ सोचते हैं कि वो एक मेल है और जो गर्ल्स है वो सोचती हैं वो फीमेल है। तो दोनों जो है मतलब अपने जेंडर के बारे में अवेयर हो जाते हैं इस टाइम तक, फैलिक स्टेज में आने तक। सो फोकस ऑफ लिबिडो फाउंड इन, कि जो उनका जो लिबिडो का फोकस है वो मिलता है जब उनके अंदर अवेयरनेस आने लगती है कि उन सेक्सुअल ऑर्गन्स के बारे में। सो लव हेट रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन, तो इस टाइम क्या होता है स्टेज में आके जो है लव हेट रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन पेरेंट्स ऑफ ऑपोजिट सेक्स। तो वो जो है बॉयज़ जो है डेवलप करते हैं इडिपस कॉम्प्लेक्स को। तो 3 से 6 साल के बीच में जो बच्चे होते हैं उनके अंदर जो है इडिपस कॉम्प्लेक्स की फीलिंग्स अराइज होती है कि मतलब जो बॉयज़ हैं वो अपनी मदर से जो है अट्रैक्टेड और सेक्सुअली मतलब अट्रैक्ट रहते हैं, और गर्ल्स के अंदर जो है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स आने लगता है कि वो अपने फादर से अट्रैक्टेड रहती हैं। देन फोर्थ स्टेज है लेटेंसी स्टेज, जो कि 6 से 12 ईयर्स के बीच के बच्चों में होती है। सो गर्ल्स एंड बॉयज़ प्रेफर्स टू बी इन द कंपनी ऑफ देयर ओन सेक्स। इस स्टेज में क्या होता है कि जो गर्ल्स और बॉयज़ हैं वो अपने ही सेक्स की कंपनी में रहना पसंद करते हैं। जैसे बॉयज़ हो गए तो बॉयज़ बॉयज़ की मतलब कंपनी में रहना पसंद करेंगे और गर्ल्स गर्ल्स की कंपनी में रहना पसंद करें, और फिर वो साथ ही साथ नेगलेक्ट करते हैं ऑपोजिट सेक्स से मतलब अपनी फ्रेंडशिप करने में। सो दे बिहेव इन मोरली एक्सेप्टेबल वेज। तो ये जो है मोरली एक्सेप्टेबल वेज में जो है बिहेव करते हैं, और ये उन वैल्यूज़ को जो है अडॉप्ट करते हैं जो इनके पेरेंट्स या फिर उनके एडल्ट्स जो सिखाते हैं इस टाइम पे। और देन जो है लास्ट स्टेज है जेनिटल स्टेज, ये 12+ ईयर्स के बच्चों में एग्जिस्ट करती है। और ये जो स्टेज है ये बिगिन होती है एडोलिसेंस में। इस टाइम पे प्यूबर्टी जो है स्टार्ट्स हो जाती है, और जो उनके सेक्सुअल इम्पल्सेस हैं वो फिर से जो है आने लगते हैं उनके अंदर, और इस टाइम पे जो है सेक्सुअल फीलिंग्स आने लगती है टूवर्ड्स ऑपोजिट सेक्स विद न्यू इंटेंसिटी होने लगती है। और उनके अंदर जो सेक्सुअल फीलिंग्स आने लगती है वो होती है मैच्योर फॉर्म में, उनके अंदर जो है सेक्सुअल फीलिंग्स आने लगती है। हेट्रोसेक्सुअल रिलेशनशिप रहता है, मतलब उनका जो है अपोजिट सेक्स अट्रैक्शन होता है, इस समय पे सेक्सुअल अट्रैक्शन होता है। देन वो जो है अपोजिट सेक्स के मेंबर से जो है सोशलाइज करना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे गर्ल्स बॉयज़ के साथ जो है रहना पसंद करती हैं। सो फिर क्या होता है धीरे धीरे ऐसे होते होते जो है वो शादी के लिए प्रिपेयर करते हैं, और फैमिली के इंस्टीट्यूशन को बढ़ाने की जो है तैयारी करते हैं। सो इस लेक्चर में जो है मैंने आपको सिगमंड फ्रॉइड के बारे में बताया था, उनकी मतलब साइको एनालिटिकल क्रिटिसिज्म के बारे में शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया था। देन उनके कुछ कॉन्सेप्ट्स बताए थे जैसे ड्रीम्स एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ द ड्रीम, देन व्यू ऑफ द ऑथर। देन मैंने आपको बताया था कि 3 डिफरेंट लेवल्स या फिर लेवल ऑफ अवेयरनेस एग्जिस्ट करते हैं ह्यूमन माइंड के अंदर। जैसे पहला था कॉन्शियस माइंड, सेकंड था सब या फिर प्री कॉन्शियस माइंड, थर्ड था अनकॉन्शियस माइंड। देन उन्होंने बताया 3 पार्ट सिस्टम ऑफ ह्यूमन साइकी। पहला था ईड, दूसरा था सुपर ईगो, देन था सेकंड था ईगो, थर्ड था सुपर ईगो। देन उन्होंने 5 टाइप की साइकोसेक्सुअल स्टेजेस को बताया। पहली ओरल स्टेज होती है, दूसरी एनल स्टेज होती है, तीसरी फैलिक स्टेज होती है, चौथी लेटेंसी स्टेज होती है, और 5वीं जो है जेनिटल स्टेज होती है। सो
इसी के साथ ये जो है साइको एनालिटिकल थ्योरी और सिगमंड फ्रॉइड का जो ब्रीफ डिटेल में जो मैंने आपको बैकग्राउंड दिया था, ये मतलब ख़त्म होता है इस लेक्चर में. सो प्लीज़ like, share and subscribe my channel, and thank you.